जय हिंद साथियों, नमस्कार, राम राम साहब। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान विद्वान और पढ़ाई के शौकीन जीवड़ों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, हमारी एक पहले क्लास हुई थी राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ का इतिहास, राणा सांगा बब्बर शेर का हमने इतिहास पढ़ा। और आज राणा सांगा का जो पोता है जिसका नाम है बब्बर शेर, हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिन्हें पाथल कहा जाता है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। अलग अलग कई नामों से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। तो आज बब्बर शेर महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाएं भाई लाइव, सभी का वेलकम रहेगा। बिल्कुल, मेवाड़ केसरी हिंदुआ सूरज भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और बहुत ही शानदार तरीके से इतिहास पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा आपको। चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसआई, सब इंस्पेक्टर, आरएस, इसके अलावा महिला एएसआई की, एलटीसी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए बढ़िया रहेगा आपके लिए, लैब असिस्टेंट वगैरह। बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे और पूरी मैं थ्योरी आपको शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। दोस्तों, पूरा हम प्रयास करेंगे आज अच्छा करने का, ताकि आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आए। तो आप सभी नोटबुक लेकर बैठे, साथ में नोट्स बनाए हैं। गुरुजी, महाराणा प्रताप का इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हमारे दादाजी का तो नहीं पढ़ते। बहुत ही गंभीर विषय है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल आपने पूछा है कि गुरुजी महाराणा प्रताप का इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे दादाजी का क्यों नहीं पढ़ाते? अरे ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आज मैं महाराणा प्रताप को आपका इतिहास पढ़ा रहा हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं, तो खुद को भी गर्व महसूस होता है जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो। क्योंकि महाराणा प्रताप ने त्याग किया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी, संघर्ष किया था, जीवन में मेहनत की। तो सबसे बड़ा होता है त्याग। जो व्यक्ति सफल हो चुका है लंबा संघर्ष करके, उसे पूछना कि जीवन में सफल होने के लिए त्याग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने त्याग नहीं किया, नींद का आपने त्याग नहीं किया, आलस्य जो आता है शरीर में उसका त्याग नहीं किया, तो आपको जीवन में सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए आपको सक्सेस होना है तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। घर का त्याग करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐश आराम की ज़िंदगी को छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार सफल हो जाते हो तो बाद में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, चलेगा। महाराणा प्रताप का दोस्तों इतिहास पढ़ने से पहले इनके पिताजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके पिता का क्या नाम था गुरुजी? पिता का नाम था जीवड़ा उदय सिंह। पिता का नाम था उदय सिंह जी। ओके सर। उदय सिंह जी के कितनी रानियां थी गुरुजी? वैसे तो बहुत सारी रानियां थी रहे, लेकिन दो रानियां थी जिनका हम नाम पढ़ते हैं इतिहास में। एक रानी का नाम था भटियाणी, रानी भटियाणी या धीरबाई। ठीक है जीवड़ा। एक रानी भटियाणी, धीरबाई, जिनके पुत्र हुआ था, और उस पुत्र का नाम था जगमाल। क्या नाम था? जगमाल। ठीक है। दूसरी जो रानी थी उनका नाम था जयंताबाई, जयंताबाई या जयंताबाई। ये पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। इनके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का। क्या नाम था? किक्का नाम था, ध्यान रख लेना बचपन का, किक्का। क्योंकि जो मेवाड़ी क्षेत्र है इसमें छोटे बच्चों को किक्का कहा जाता है। तो गुरुजी हुआ क्या, महाराणा प्रताप ऐसे ही राजा थोड़ी बने थे। अरे राजा बनने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष इन्होंने किया, और राजा बनने के बाद भी संघर्ष जीवन में करना ही पड़ा है, इतना आसान थोड़ी है। देखो हुआ क्या जीवड़ा, उदय सिंह के दो रानियां थी, ठीक है। इनमें सबसे सुंदर रानी थी, उस रानी का नाम था रानी भटियाणी। रानी भटियाणी देखने में काफी सुंदर थी। धीरबाई जिसे हम कहते हैं, ये धीरबाई का काफी प्रभाव था उदय सिंह जी के ऊपर। तो उदय सिंह जी क्या करते हैं दोस्तों, धीरबाई के प्रभाव में आकर तो अपने छोटे पुत्र, जो कि योग्य भी नहीं था, जगमाल को राजा बना देते। अब राजा किसको घोषित कर दिया रहे? जगमाल को। और राजा बनना किसको था? राजा बनना था जीवड़ा महाराणा प्रताप को। अब क्या होगा, अब जो कुछ टाइम तक तो जगमाल रहा, उसके बाद में जो बाकी सरदार वगैरह थे वो नाराज हो गए कि भाई योग्य तो महाराणा प्रताप है, बड़ा बेटा है, तो इसको राजा क्यों बनाया? अब सरदार नाराज हो गए। उसके बाद में जो महाराणा प्रताप के नाना थे अखेराज सोनगरा, उनकी सहायता से और सरदारों की सहायता से इनको, इस जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को राजा बना दिया जाता है। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हो जाता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका होगा कब हुआ था महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। हाँ, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। 1572 में हुआ था गोगुंदा में।
कृष्णदास चुंडावत ने किया था। बिल्कुल सभी का राइट है। चलो यहां तक आपके एक चीज नोट समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि गुरुजी महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, बब्बर शेर का जन्म कब हुआ। सबसे पहले जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था जीवड़ा 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 ईस्वी को बब्बर शेर का जन्म होता है। यदि आपको विक्रम संवत में पूछे, कई बार पूछ लिया जाता है विक्रम संवत में, तो विक्रम संवत में 1597 में हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत 1597 में थी। यदि आपको तिथि पूछ ले हिंदी महीनों के अनुसार तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को बब्बर शेर का क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म कहां पर हुआ दोस्तों? तो एक दोस्तों दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है, उस महल का नाम है बादल महल। किसो महल है रे जीवड़ा? बादल महल। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचेरी में, जहां पर राणा सांगा का हुआ था, जूनी कचेरी में क्या होता है? जन्म होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि भाई बब्बर शेर का जन्म कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये अभी कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? ये राजसमंद जिले में आता है। कहां पर है भाई? राजसमंद जिले में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग है ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। यह दुर्ग सबसे ऊंचा दुर्ग है राजस्थान का। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है, इतना ये ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। बिल्कुल। तो यहां पर बब्बर शेर का क्या होता है? जन्म। यह जन्म के बारे में आपको बेसिक पता चल गया। माता का नाम मैंने पहले ही बता दिया। माता का नाम क्या था महाराणा प्रताप की? माता का नाम था जयंताबाई। पिता का नाम था उदय सिंह। ये लिख लो, आप चीजें नोट कर लो। पिता का क्या नाम था? उदय सिंह जी। उदय सिंह था। पत्नी, महाराणा प्रताप की पत्नियां, पत्नियों के बारे में पता होना जरूरी है भाई। दो पत्नियां थी मुख्य रूप से। एक तो थी अजब दे, इनकी एक रानी थी उसका नाम था अजब दे। दूसरी रानी का नाम था फूल, फूल कंवर। अजब दे के एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम था अमर सिंह, जो आगे जाकर राजा बनता है, शासक बनता है, अमर सिंह प्रथम। ये थोड़ा सा बेसिक परिचय है जीवड़ा, जो आपको पता होना चाहिए। एक बार आप नोट करें भाई। अब देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों राज्य अभिषेक की। राजा कब बने? राज्य अभिषेक। तो राजा बने थे 28 फरवरी 1572 में, 32 साल की उम्र में। इनका राज्य अभिषेक हुआ था गोगुंदा में। गोगुंदा में इनका राज्य अभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में। कृष्णदास चुंडावत ने इनका राज तिलक किया, लेकिन विधिवत रूप से इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में यहाँ पर विधिवत पूरा समारोह वगैरह, जो राजा बनता है तो राज जो समारोह वगैरह क्या होता है, पूरा प्रोग्राम होता था, तो वो विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। 2 बार इनका राज्य अभिषेक हुआ था, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम चेतक था। कहीं पर यह चेटक भी मिलता है, ध्यान रख लेना। और इस चेतक या चेटक का एक भाई था, जो इस महाराणा प्रताप के भाई के पास में वो घोड़ा था, उसका नाम था केटक। ये केटक भी इसका भाई था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ध्यान रख लेना। हाथी, तो हाथी तो देखो महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध में बहुत सारे हाथियों ने भाग लिया, वो हम आगे बात करेंगे। अब महाराणा प्रताप के बहुत सारे उपनाम मिलते हैं। उपनाम, एक नाम मिलता है दोस्तों मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी कहा जाता है महाराणा प्रताप को। क्या कहा जाता है? मेवाड़ केसरी। एक कहा जाता है पाथल।
हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज भी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। इसके अलावा एक नाम काफी पॉपुलर प्रसिद्ध है, हाँ, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर, ये महाराणा प्रताप के उपनाम है भाई। लिख लो एक बार। बेसिक जानकारी है, राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का सबसे पहले 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होता है, कृष्णदास चुंडावत ने किया था। उसके बाद में विधिवत रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है इनका राज्याभिषेक, जहाँ पर राज समारोह, बड़ा समारोह वहाँ पर आयोजित होता है। इनके घोड़े का नाम सभी को पता है, चेतक था। हाँ, इस चेतक का भाई था केटक। ये केटक किसका घोड़ा था, एग्जाम में पूछा जाता है। केटक ये शक्ति सिंह का घोड़ा था, शक्ति सिंह का। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद घायल हो जाते हैं और एक जब नाले से ये चेतक घोड़ा जब कूदता है और नाले से कूदने के बाद चेतक की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से मिलता है और अपना घोड़ा केटक देता है महाराणा प्रताप को। बाद में इसी पर बैठकर महाराणा प्रताप आगे जाते हैं। हाथी का नाम एग्जाम में पूछा गया एक बार, सेकंड ग्रेड में, राम प्रसाद। और उपनाम मेवाड़ केसरी, पातल, हिंदुआ सूरज कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। उतार लिया है, लिख लिया होगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भाई महाराणा प्रताप ने जो युद्ध है, जो संघर्ष है, उनके बारे में। एक तरफ अपना मेवाड़ है, मेवाड़ के राजा कौन है, महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप क्या भाई राजा है। कब बने थे महाराणा प्रताप राजा, 1572 में बने थे। कितनी साल की उम्र में बने थे, तो 32 साल की। जन्म हुआ था इनका 1540 में, ठीक है। अब देखो इधर है दिल्ली। अब दिल्ली दूर नहीं, ये अपनी दिल्ली है। दिल्ली का शासक कौन था उस समय, जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, उस समय दिल्ली का राजा बादशाह था अकबर। अकबर, इसने लगभग एक दरबार लगाया था दोस्तों अकबर ने 1570 में। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, नागौर में। नागौर आप सब जानते होंगे, तो अकबर यहाँ पर नागौर दरबार लगाता है 1570 में। नागौर दरबार में उस समय अकबर ने यहाँ पर एक शुक्र तालाब भी बनवाया था, लोगों को, प्रजा को खुश करने के लिए एक तालाब बनवाया था, पानी की व्यवस्था के लिए, शुक्र तालाब। जो अपने आमेर के जो शासक थे बारमल, बिहारी मल जिनका नाम मिलता है कहीं, तो बारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया गया। इस नागौर दरबार में अकबर आया, और नागौर दरबार लगाने का मुख्य उद्देश्य था कि राजपूताना, अपने राजस्थान के जितने भी राजा है देशी, वो सभी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। सभी को निमंत्रण भेजा गया, सभी राजा उपस्थित हुए, लेकिन कहते हैं कि महाराणा प्रताप यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। सभी ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की। इसके अलावा मारवाड़ के एक शासक और थे, जिनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन, जिन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी या अग्रज भी इन्हें कहा जाता है। ये भी यहाँ से दरबार छोड़कर चले गए थे, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन इनके भाइयों ने कर ली थी। अब देखो, जब अकबर ने दरबार लगाया, यहाँ पर महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं हुए, यानी अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, तो अकबर क्या करेगा। अकबर हो गया परेशान। 1-2 साल तक इंतजार करता रहा कि महाराणा प्रताप हमारी भी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अधीनता स्वीकार करने का मतलब था कि अकबर चाहता था कि वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करे, हैं, पूरे राजस्थान पर, राजपूताना पर शासन करे, लेकिन मेवाड़ पर महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की है, उनकी मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की, तो होगा क्या। अब अकबर ने एक योजना बनाई। अकबर कहते हैं कि महाराणा प्रताप से बहुत डरता था कि जीवड़ा लड़ाई तो कहूँगा तो मारा जाऊँगा, लड़ने तो जाऊँगा ही नहीं, तो करूँ क्या। तो अकबर ने सोचा कि ऐसा करते हैं, महाराणा प्रताप को बोलते हैं कि आप ऐसे बोल दो, लिखित में दे दो कि हम अधीनता स्वीकार करते हैं, कुछ आपके पास में पैसे वगैरह भेजते रहेंगे, कर देते रहेंगे, हैं, लेकिन आप अपना वहाँ शासन करना अच्छे से, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो अकबर सोचता है कि महाराणा प्रताप से एक मित्रता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। और मित्रता करने के लिए अकबर क्या करता है, किसी व्यक्ति को भेजता है, एक शिष्टमंडल भेजता है। शिष्टमंडल में सबसे पहले 4 लोगों का चयन होता है, जलाल खां का, मान सिंह प्रथम, भगवंत दास और टोडरमल का। इन 4 लोगों को का चयन किया जाता है अकबर के द्वारा, और सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा जाता है कि तुम जाओ महाराणा प्रताप को बोलो कि हमसे मित्रता कर ले या हमारी अधीनता स्वीकार कर ले।
ये गया था दोस्तों सितंबर महीने में 1572 में। लेकिन महाराणा प्रताप ने बोला कि भूख मरूं चाहे प्यास मरूं, चाहे मुझे घास फूस की रोटी खानी पड़े, चाहे जंगलों में रहना पड़े, लेकिन मैं कभी मुगलों की गुलामी, विदेशियों की गुलामी, अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बेचारा जलाल खान वापस आ गया। अकबर नाराज हो गया, कह रहे जलाल खान क्या हुआ कि महाराणा प्रताप नहीं माने। अब क्या करे रे, अब भेजा मान सिंह को। ये मान सिंह कहाँ का शासक था? ये आमेर का था राजकुमार, अपने राजस्थान का, आमेर जयपुर का ही था। मान सिंह कछुआ प्रथम, ये अप्रैल 1573 में जाता है। और इनकी कहते हैं कि महाराणा प्रताप से मुलाकात होती है उदय सागर झील के किनारे। उदय सागर झील है उदयपुर में, इस उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात होती है। और ये इस मुलाकात में कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के बीज बोए गए। यहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इनके बीच में काफ़ी बेसबाजी हो जाती है। महाराणा प्रताप बोलते हैं कि इन मान सिंह को कि आप तो राजपूत हो और आपने वो जो मर्यादा है, वो सारी हदें हैं वो पार कर दी। आप हमारे साथ बैठकर साथ में खाना खाने लायक भी नहीं बचे हो, क्योंकि आपने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, तो आप किसी के योग्य नहीं हो। इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत सारे ताने मारे गए मान सिंह को। इससे मान सिंह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और कहते हैं कि यहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और अकबर को युद्ध के लिए उकसाता है, भड़काता है कि चलो बातचीत से काम नहीं होगी, मित्रता नहीं करनी है, हमें केवल युद्ध करना है। और उसके बाद में अकबर को ऑर्डर लगा कि अरे नहीं, युद्ध तो नहीं करेंगे, लड़ने नहीं जाएंगे, क्या पता प्रेम से भी काम चल जाए। तो बाद में भगवंत दास को भेजा जाता है। भगवंत दास जी जाते हैं सितंबर 1573 में, बात नहीं बनती है। फिर जाते हैं टोडरमल, अंतिम हथियार, अकबर का अंतिम हथियार टोडरमल जी जाते हैं। टोडरमल जी दिसंबर 1573 में जाते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। बात नहीं बनी तो भाई नहीं बनी जीवड़ा, बात नहीं बनी तो बात नहीं बनी। हाँ, अब देखो अब होगा क्या गुरुजी, अब बात नहीं बनी, मित्रता नहीं हुई, अधीनता स्वीकार नहीं हुई, तो हल्दी घाटी का युद्ध होगा। यहाँ से ये हल्दी घाटी का युद्ध ही लोग एक ही चीज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से तो असली युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद तो बहुत सारे युद्ध होंगे, है इतना आप एक बार नोट करो। और ये सवाल पूछा जाता है, इनका क्रम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले कौन गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कब कब गए, ये डेट वगैरह ये आप याद रख लेना है। अकबर ने भेजा था शिष्टमंडल, ठीक है, नोट करें आप एक बार। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप है भाई स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, उसमें आप जुड़ जाएं जीवड़ा, उसमें आपको क्लासें वो रेगुलर मिलती रहेगी। अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करते हैं। अकबर अपनी विशाल सेना को लेकर मेवाड़ की तरफ बढ़ता है। अकबर आता है, अकबर सबसे पहले सेना लेकर पहुंचता है अकबर का किला। अकबर का किला कहाँ पर है? अकबर का किला है गुरुजी अजमेर में, मैगजीन का जिसे किला कहा जाता है, अजमेर में। अकबर आकर यहाँ पर बैठ जाता है और अकबर सेना लेकर आता है, फौज एकत्रित करता है 80,000। अकबर के पास में कितनी सेना थी? 80,000 की। अकबर बोलता है कि मैं तो अजमेर में यहीं रुकूंगा, मैं तो आगे लड़ाई करने, युद्ध करने नहीं जाऊंगा। भाई महाराणा प्रताप से युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है रे जीवड़ा, मन मत मारो, मैं तो अटे बैठो रहूं। अकबर रुक जाता है यहीं पर, 80,000 की फौज देकर मान सिंह को सेनापति नियुक्त करता है। अब मान सिंह पहली बार सेनापति बनता है। क्यों बनाया रे मान सिंह को सेनापति? इसका एक रीजन था। मान सिंह ये आमेर का शासक था, मान सिंह कछुआ। बोला कि इस मान सिंह ये भी राजपूत है, महाराणा प्रताप भी राजपूत है, राजपूत को राजपूत से लड़वा दो। और मान सिंह यहाँ का लोकल आदमी है तो इसको सारा नॉलेज है, युद्ध कैसे करना है, यहाँ की हर चीज़ ये जानता है, तो क्यों ना मान सिंह को राजा बना दिया, सेनापति बना दिया जाए। अब मान सिंह बन गए भाई सेनापति। 80,000 की फौज मान सिंह को दे दी और मान सिंह बैठ गया हाथी पर। किस पर बैठा रहा है? हाथी पर। और मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? हाथी का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। मान सिंह को हाथी दे दिया, मर्दाना सेनापति बना दिया, 80,000 की फौज दे दी अकबर ने और कह जा युद्ध कर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे बताते रहना है क्या हो रहा है। उसके बाद में होता है क्या दोस्तों, सेना पहुंचती है पहले मांडलगढ़। मांडलगढ़ में कहा जाता है कि मुगल फौज को, मुगल सेना को 21 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। सेना को ट्रेनिंग दी गई कि भाई जो हम युद्ध करने जा रहे हैं वो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर महाराणा प्रताप की सेना, मेवाड़ी फौज छापामार युद्ध करेगी, तो उससे हमें कैसे युद्ध करना है, किस प्रकार से लड़ना है। तो इन सैनिकों को, मुगल सेना को कहा जाता है कि 21 दिन का प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई मांडलगढ़ में, सेना को तैयार किया गया। उसके बाद में सेना पहुंचती है दोस्तों मोलेला गांव में। गुरुजी ओकट है मोलेला गांव, ये मोलेला गांव है दोस्तों राजसमंद जिले में।
और हल्दी घाटी भी राजसमंद में, ये वर्तमान में ध्यान रखें, वर्तमान में हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है, राजसमंद में है। तो मोलेला गांव पहुंचती है फौज। यहाँ पर देखो सेना में जो आगे का दस्ता होता है, आगे की जो पंक्ति होती है, आगे का सेना का जो भाग होता है उसे बोलते हैं हरावल दस्ता। क्या बोलते हैं, हरावल। और पीछे का भाग होता है उसे बोलते हैं चंदावल। तो हरावल दस्ते में कौन था, जगन्नाथ था, जगन्नाथ कछवा था, और आसफ खान थे आगे की पंक्ति में, और मान सिंह ये बीच में था। मध्य सेना का जो मध्य का भाग है वहां पर मान सिंह था, हाथी लेकर, मर्दान हाथी पर सवार था। इधर पूरी तैयारी कर ली है, अकबर ने सेना को ट्रेनिंग दे दी। वैसे तो जब 1570 नागौर दरबार लगाया था, उसके बाद में 1573 तक अपने शिष्टमंडल को भेजा। उसके बाद में 2 साल और फौज को ट्रेनिंग दी। 2 साल से 1975 आ गई, 76 आ गई। उसके बाद भी फौज डर रही थी, सेना तैयार नहीं हुई, फिर सेना को और ट्रेनिंग दी गई रास्ते में। इस प्रकार से मुगल फौज को तैयार किया गया। इधर महाराणा प्रताप है, मेवाड़ है, सैनिक है भाई महाराणा प्रताप की फौज में 20,000। कितने सैनिक है, 20,000। गुरु जी आ तो बाट मांगे सेठ कौन हुई। इधर 20,000 फौज और इधर 80,000 की 4 गुनी फौज आ रही है। अब क्या होगा रे जीवड़ा, अरे सामना बब्बर शेर से है, डरना नहीं है। ठीक है, इधर सेनापति बनाया गया भाई हाकिम खां को। ये हाकिम का सूर, हाकिम का सूर को सेनापति बनाया गया, और इनको दिया गया भाई हरावल दस्ता। हरावल दस्ता का मतलब है सेना का आगे का भाग। ये सवाल पूछा जा चुका है। हरावल, हरावल का मतलब है सेना का जो आगे का भाग है उसका नियंत्रण किसके हाथ में था, हाकिम खां सूर के। और का ध्यान रख लेना, ये सवाल भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था। तो मुस्लिम सेनापति था हाकिम का सूर, जिसने मुस्लिम होते हुए भी महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और पीछे का जो चंदावल भाग है, चंदावल, इस चंदावल भाग का नेतृत्व सौंपा गया राणा पुंजा भील को। पुंजा भील को सौंपा गया। ये भील थे, इन्होंने भी सहयोग किया था महाराणा प्रताप का। यहाँ से 20,000 की फौज तैयार हुई, पूरी युद्ध की पूरी रणनीति बनाई गई। उसके बाद में सेना यहाँ पर पहुंची लेसिंगा गांव। कहाँ पर पहुंची रहे, लेसिंगा गांव पहुंची सर। अब सेना ने पड़ाव डाल लिया लेसिंगा गांव में। इधर मोलेला गांव में मुगल फौज है, दोनों सेनाएं साइड में, और बीच में हल्दी घाटी का दर्रा है, हल्दी घाटी का दर्रा मैदान। अब होगा क्या, जैसे ही मुगल फौज आगे बढ़ी तो हल्दी घाटी का जो एक दर्रा आता है, उस दर्रे के बीच में सेना जैसे ही बीच में आई तो ऊपर से मेवाड़ की राजपूत जो फौज थी, इस मेवाड़ की फौज ने ऊपर से पत्थर और हथियार वगैरह बरसाने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, इससे बिल्कुल मेवाड़ की फौज है, इसका स्टार्टिंग में प्रभाव इतना तेज था जिससे मुगल फौज घबरा जाती है, मुगल सैनिक घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और युद्ध भूमि छोड़कर वापस भागने लग जाते हैं अजमेर की तरफ। अब सैनिक रणभूमि छोड़कर मुगल फौज भाग रही है। अब जीवड़ा हुआ क्या रे, अब क्या हुआ, अब सेना जब छोड़कर भाग रही है तो अब मान सिंह ने सोचा रे अब क्या करें जीवड़ा है। मान सिंह ने सोचा अब करे क्या, सेना तो वापस भाग रही है। उसी समय कहा जाता है कि मुगल फौज को कहा गया कि आप भाग क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो। अकबर खुद अपनी शाही फौज लेकर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। जब मेवाड़ी मुगल फौज ने ये सुना कि अकबर खुद युद्ध करने के लिए आ रहे हैं सही फौज लेकर, तो कहते हैं कि उसके बाद में मुगल फौज वापस वहीं रुक जाती है और युद्ध भूमि में जाती है। इस प्रकार से बड़ा घमासान और भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में बहुत सारे लोग हैं जो लगभग 14-15 हज़ार सैनिक युद्ध में दोनों तरफ से मारे जाते हैं। यह युद्ध लगभग 5 घंटे तक चलता है, ज़्यादा लंबा नहीं चला था। और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार भी थे जो वहाँ पर इस युद्ध के समय मौजूद थे, जिन्होंने इतिहास को, इस युद्ध को देखा अपनी आंखों से और आंखों देखा हाल भी लिखा था। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप थोड़े, जब कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने टारगेट बनाया सेनापति मान सिंह को, मान सिंह हाथी पर बैठा था, और उस समय होता है क्या है कि जब चेतर घोड़ा हाथी के ऊपर जब चढ़ जाता है और महाराणा प्रताप जब अपना भाला फेंकते हैं तो मान सिंह नीचे छुप जाता है, काठी में हाथी के जो ऊपर रखी हुई थी उसमें छुप जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि हाथी था, हाथी के जो तलवार बंधी हुई थी जिसे चेतक घोड़े का एक पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है। महाराणा प्रताप भी थोड़े घायल हो जाते हैं। उसके बाद में महाराणा प्रताप के जो राज मुकुट है वो धारण करते हैं जाला बिद्दा। महाराणा प्रताप के राज मुकुट कौन धारण करता है, जाला बिद्दा करते हैं, और युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाल दिया जाता है। कई वीर इस युद्ध भूमि में शहीद हो जाते हैं, और इस प्रकार से हल्दी घाटी का ये युद्ध चलता है। गुरुजी हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। इस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला। ना तो मुगल फौज जीती, ना मेवाड़ी फौज जीत पाई। युद्ध का जो मुख्य जो उद्देश्य था अकबर का, महाराणा प्रताप को या तो जिंदा पकड़ना या मार देना या फिर अधीनता स्वीकार करवाना, तो
अकबर का कोई उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ इस युद्ध को। अभी तो युद्ध की शुरुआत है, बहुत सारे अभी आगे और भी लड़ाइयाँ होगी, तो इतना आप एक बार उतारें, स्क्रीनशॉट मार लें जल्दी से। अब देखो, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप बलीचा गांव पहुंचते हैं। कौन से गांव पहुंचे, ये सवाल पूछा जा चुका है। बलीचा गांव पहुंचे, यहाँ चेतक घोड़ा शहीद हो जाता है, चेतक घोड़ा शहीद हो जाता है, और यहाँ पर शक्ति सिंह से महाराणा प्रताप की मुलाकात होती है, और यहाँ पर शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को घोड़ा केटक देते हैं। कौन सा घोड़ा देते हैं, केटक। अब देखो, दोनों तरफ की सेनाओं में कौन कौन सेनापति थे। इधर प्रताप की सेना है, इधर मुगल फौज है। एक हरावल दस्ता सेना का आगे का भाग, जिसमें थे महाराणा प्रताप की फौज में थे रावत सांगा, हाकिम का सूर, कृष्णदास चुंडावत। इधर मुगल फौज में थे आसफ खां, सैयद हाकिम और जगन्नाथ कछवा। इधर जो मध्य की पंक्ति थी सेना के बीच में, तो वो थे राम सिंह, सबसे बीच में खड़े थे महाराणा प्रताप, इधर बिद्दा झाला। इधर थे मुगल फौज में लूणकरण, मान सिंह और सैयद बरीक। इधर थे चंदावल, जो दस्ता होता है सेना का पीछे का भाग, उसमें थे पुंजा भील। और इधर थे मुगल फौज में मिहित्र खां और माधव सिंह। तो ये चीज़ें भी आप एक बार नोट कर लें ताकि आपको पता रहे। इस प्रकार से दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हुई, काफ़ी भीषण यहाँ पर युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध हुआ। लगभग 14,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे दोनों तरफ से। बाकी बहुत सारे सैनिक इसमें घायल हो गए थे। महाराणा प्रताप यहाँ से चले जाते हैं युद्ध भूमि से बलीचा गांव। आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में हाथियों की लड़ाई भी हुई थी और हाथियों ने काफी वीरता भी दिखाई थी। तो महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन हाथी थे, ये पूछा जाता है। लूणा, राम प्रसाद। इस राम प्रसाद हाथी को अकबर पकड़ लेता है, अकबर की सैनिक पकड़ लेते हैं, और इसका अकबर बाद में नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देता है। क्या कर देता है, इस हाथी का नाम पीर प्रसाद कर देता है इसको पकड़कर। खांडेराव और चक्रवाप, हाथियों में भी घमासान युद्ध हुआ था। मुगल फौज में जो हाथी थे उसका नाम था गजमुक्ता, गजराज, मर्दाना। ये मर्दाना किसका हाथी था, ये मान सिंह का था, जो सेनापति था मान सिंह, उसके हाथी का नाम था नगाला। इसके अलावा हवाई, ये हवाई हाथी अकबर का था। अकबर के हाथी का क्या नाम था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो अकबर के हाथी का नाम था हवाई। क्या नाम था, हवाई। महाराणा प्रताप ने बेलोल खां को घोड़े सहित काट दिया था इस युद्ध में। बेलोल खां को घोड़े सहित महाराणा प्रताप ने काट दिया। आपने मूवी में भी, जो मूवी देखी है महाराणा प्रताप सीरियल, उसमें भी ये देखा होगा सीन आपने। तो ये आप हाथियों के नाम एक बार नोट करें, लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव, चक्रवाप। आगे बढ़ते हैं, चलो। बलीचा गांव में शक्ति सिंह अपना घोड़ा केटक महाराणा प्रताप को देता है। महाराणा प्रताप को घोड़ा दिया और प्रताप कोलियारी गांव पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, कोलियारी गांव। यहां पर महाराणा प्रताप काफी घायल थे, तो इनका इलाज वगैरह किया जाता है। युद्ध में जाला बिद्दा, राम सिंह, रामदास राठौड़, कृष्णदास चुंडावत, हरसिंह हाड़ा की वीर गति प्राप्त हुई। ये वीर योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। कौन कौन शहीद हुए थे, जाला बिदा, जिन्होंने महाराणा प्रताप के राज मुकुट धारण किए, जिसे मुगल सेना भ्रमित हो गई कि महाराणा प्रताप ही है और इसके ऊपर टूट पड़ी। राम सिंह, रामदास राठौर, कृष्णदास चुंडावत, हरसिंह हाड़ा, ये सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में युद्ध भूमि के बाद महाराणा प्रताप कोलियारी गांव पहुंच जाते हैं, और इधर से जो मुगल फौज थी सेनापति मान सिंह और आसफ खां, ये गोगुंदा पहुंचते हैं। ये कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों, ये गोगुंदा चले जाते हैं सेना लेकर। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार। उसके बाद में क्या होता है गुरुजी, इसके बाद में इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इस युद्ध को हल्दी घाटी कहा जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। मेवाड़ की थर्मोफोली कहते हैं। क्योंकि मेवाड़ की थर्मोफोली क्यों कहा जाता है, बताओ देखें। क्योंकि जो ऐसा ही युद्ध जो अकबर की और महाराणा प्रताप की सेना में हुआ था, ऐसा ही युद्ध एक यूरोप में हुआ था। थर्मोफोली ये जगह कहाँ पर है, यूरोप में है, जहाँ पर भी यूनानियों के बीच में और फारस के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें फारस की सेना बहुत छोटी थी, महाराणा प्रताप की सेना भी बहुत छोटी थी, अकबर की सेना 4 गुनी थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए उस युद्ध से सेम मैच करता हुआ युद्ध था, इसलिए इसे मेवाड़ की थर्मोफोली कहा जाता है। गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर खमनोर का युद्ध कहते हैं। खमनोर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से बनास वो नदी निकलती है,
कौन सी नदी? बनास नदी। बादशाह का युद्ध कहा जाता है रक्त तलाई। देखो, जब कहा जाता है कि जब खून बह रहा था, युद्ध हुआ, जो रक्त बह रहा था वो रक्त बहकर चला जाता है और एक तलाई बन जाती है बड़ी सी। क्या बन जाती है? तलाई, जिसे मारवाड़ी में नाडी बोलते हैं। हाथियों का युद्ध कहा जाता है क्योंकि हाथियों ने इस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। खमनोर, देखो गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। किसने कहा था? बदायूनी ने। ये बदायूनी, ये इतिहासकार था, ध्यान रख लेना। ये अकबर की फौज में था, इतिहासकार था। इसने अपने युद्ध, इसने इस पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा और इसने जैसा देखा वैसा लिखा। कहते हैं कि जब राजपूत सैनिकों का रक्त खून बह रहा था, उस समय बदायूनी राजपूत योद्धाओं के खून से अपनी दाढ़ी को रंगता है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, राजपूत योद्धाओं की खून से अपनी दाढ़ी को रंगने वाला इतिहासकार कौन था? तो बदायूनी। और इसी ने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा और इसका संजीव वर्णन किया अपनी पुस्तक में। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। और बादशाह बाग का युद्ध कहा था एल श्रीवास्तव ने। और रक्त तलाई और हाथियों का युद्ध इसे कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम है हल्दी घाटी युद्ध के, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। हाँ, जो मैंने अभी बताया था बदायूनी, बदायूनी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है मुक्त खाव उत तवारीख। इसमें इस युद्ध का संजीव वर्णन मिलता है, हल्दी घाटी युद्ध का। कोलियारी गांव से महाराणा प्रताप बाद में अपना इलाज होने के बाद में जाते हैं कुमलगढ़। कुमलगढ़, और कुमलगढ़ के दुर्ग में जाते हैं। कुमलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करते हैं और उसके बाद में यहाँ का जो कार्यभार है वो मांडन कुमावत को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? मांडन कुमावत को यहाँ का पूरा कार्यभार सौंपते हैं। और उसके बाद महाराणा प्रताप गोगुंदा पर अधिकार करते हैं। किस पर? गोगुंदा पर। और इसका भी कार्यभार मांडन कुमावत को सौंप दिया जाता है। तो अभी भी देखो, युद्ध खत्म नहीं हुआ। युद्ध की, हल्दी घाटी युद्ध की तो एक शुरुआत थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अभी तो युद्ध बहुत लंबा चलेगा। अकबर, बाद में अकबर क्या करता है? सेना लेकर 13 अक्टूबर 1576 को गोगुंदा पहुंच जाता है, या गोगुंदा पहुंच जाता है। और नवंबर तक अकबर मही गांव में रुका। कौन से गांव में रुकता है अकबर? ये सवाल पूछा गया है। अकबर किस गांव में रुका था? नवंबर 1576 तक अकबर मही गांव में रुका था। गोगुंदा पर वापस अकबर अधिकार कर लेता है। और बाद में अकबर यहाँ से मालवा चला जाता है परेशान होकर कि भाई महाराणा, और पूरी सेना, मुगल फौज महाराणा प्रताप को ढूंढ रही है कि कहीं महाराणा प्रताप मिलेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप का कहीं पता इनको नहीं चलता है। बाद में अकबर परेशान हो जाता है और यहाँ से निकलकर मालवा चला जाता है। एक सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी किसको बनाया? तो राजधानी बाद में बनाया था गोगुंदा को। किसको बनाया? गोगुंदा को। कि युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, हार इतनी जल्दी नहीं मान लेंगे। अब देखो, कुमलगढ़, कुमलगढ़ बाद में महाराणा प्रताप ने कुमलगढ़ को जीता, कुमलगढ़ को राजधानी बनाया। और इधर अकबर, अकबर फिर भी अकबर ने पीछा नहीं छोड़ा भाई। अकबर ने शाहबाज खां, जो अकबर का सेनापति था, शाहबाज खां को भेजा महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए, कुमलगढ़ पर, कुमलगढ़ को जीतने के लिए। तो ये ध्यान रख लेना, कुमलगढ़ का दुर्ग बहुत ही ऊंचा दुर्ग है, बड़ा दुर्ग है। 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है और जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ में चल सकते हैं। कुमलगढ़ के दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए एकमात्र जो सेनापति है जिसने आज तक कुमलगढ़ दुर्ग को जीता है और कोई नहीं जीत पाया, वो है शाहबाज खां। शाहबाज खां इस दुर्ग को जीत लेता है, कुमलगढ़ को जीत लेता है, गोगुंदा को जीत लेता है, गोगुंदा और उदयपुर को जीत लेता है बाद में। कौन? शाहबाज खां। अकबर अपनी सेना को भेजता है। शाहबाज खां ने 3 बार यहाँ पर आक्रमण किया था कुमलगढ़ पर। 15 अक्टूबर 1577, दिसंबर 1578, 15 नवंबर 1579। शाहबाज खान यहाँ पर 3 बार आक्रमण करता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की चूलिया गांव, ये चूलिया गांव में महाराणा प्रताप की जो मुलाकात है वो भामाशाह और ताराचंद से होती है। जब महाराणा प्रताप, बार बार युद्ध हो रहा था, बार बार मुगल सैनिक आ रहे थे, आक्रमण हो रहे थे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। और महाराणा प्रताप जब ऐसी स्थिति में थे, जब आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, तो कहते हैं कि भामाशाह और ताराचंद ने महाराणा प्रताप की 1577 में मुलाकात होती है और ये भामाशाह महाराणा प्रताप को धन देते हैं। कितना धन दिया? 25 लाख रुपए उस टाइम में। सोच सकते हो कि उस टाइम 25 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा थे। 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की मुद्रा देते हैं।
इतना महाराणा प्रताप को धन दिया जाता है। उसके बाद में महाराणा प्रताप भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो ये इसके बाद में महाराणा प्रताप अपनी सेना को वापस सशक्त करते हैं, सेना का गठन करते हैं और लगातार अपनी छापामार युद्ध नीति जारी रखते हैं। हार नहीं माननी है चाहे कुछ भी हो जाए। जंगलों में रहना पड़ा, सब कुछ घर बार सब कुछ छूट गया है कि भूख मरूं चाहे प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आज़ाद रहे, सब कुछ त्याग दिया है। सोने की चांदी की बर्तनों में खाना खाया करते थे, महलों में रहा करते थे, वो आज जंगलों में भटक रहे हैं, घास फूस की रोटी खा रहे हैं, लेकिन कभी झुकूंगा नहीं। अरे तभी तो लोग याद करते हैं, उन्होंने त्याग किया था, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, महल छोड़ दिए हैं, वो खाना, वो स्वादिष्ट महलों का खाना छोड़ दिया, सोने की चांदी की बर्तनों में खाना खाया करते थे, वो सब कुछ त्याग दिया। इसीलिए तो आज हम याद करते हैं। तभी तो आपको बोलता हूँ कि आपका इतिहास में नाम तभी लिखा जाएगा, दुनिया आपको सलाम करेगी। कब करेगी? जब आप त्याग करोगे और संघर्ष करोगे। संघर्ष को याद करते हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन उनका इतना गुणगान चर्चा कोई नहीं करता जितना महाराणा प्रताप का किया जाता है। इसीलिए किया जाता है, उन्होंने त्याग किया था। आगे देखें, उसके बाद में देखो, अकबर लगातार अपने सैनिकों को भेज रहा है। शाहबाज खां को भेजा, उसके बाद में अकबर भेजता है रहीम खान खाना को। ये रहीम खान खाना क्या करता है? सेना लेकर आता है। ये भी बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था आपकी तरह। ये सेना लेकर आता है और ये बोलता है सैनिकों को, कह रहे महाराणा प्रताप कहीं हाथ नहीं आने वाले। अरे हल्दी घाटी इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें भी महाराणा प्रताप हाथ नहीं लगे है। उसके बाद शाहबाज खान आ गया, उसने भी 3 बार आक्रमण कर दी, इतनी बड़ी फौज लेकर आया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं है। रहीम खान खाना आराम से सो जाता है, कुछ टाइम घूम लेता है मेवाड़ के जंगलों में, मजे कर लेता है और वापस चला जाता है। तो रहीम खान खाना यहाँ पर देखो, एक ये भी कवि था बहुत बड़ा। ये भी एक पंक्ति बोलता है, क्या बोलता है अकबर को जाकर, कि तुर्की राज्य यानी मुगल राज्य, मुगल राज्य था, तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म व राज्य शाश्वत रहेगा। ये पंक्ति किसने कही थी? रहीम खान खाना ने कही थी कि तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म और राज्य ऐसे ही शाश्वत रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और रहीम खान खाना कह रहा, छोड़ो रेकॉर्ड माता पड़ी गरीब, चालो पाचा, वापिस चला जाता है। उसके बाद में 1580 से लेकर 84 तक कोई आक्रमण नहीं होता है मेवाड़ के ऊपर। अकबर क्या करता है? अकबर बोलता है कि कुछ भी हो जाए महाराणा प्रताप को पकड़ूंगा, अपनी अधीनता स्वीकार करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अकबर क्या करता है? मेवाड़ में 4 सैन्य चौकियां स्थापित कर देता है कि घेरा बनाओ, पूरे मेवाड़ को घेर लो, चारों तरफ से जाएंगे क्या कहाँ महाराणा प्रताप, मिलेंगे ही मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखो 4 सैन्य चौकियां लगाता है अकबर। एक तो देवारी उदयपुर में, एक दिवेर राजसमंद में, देसूरी पाली में और देवल डूंगरपुर में 4 सैन्य चौकियां स्थापित करता है और सैनिकों का एक जाल बिछा देता है चारों तरफ, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये चारों सैन्य चौकियों को भी महाराणा प्रताप की सेना ने और महाराणा प्रताप ने, सैनिकों ने, सबने मिलकर इन चारों चौकियों के बाद में ध्वस्त कर लिया, इन पर भी कब्जा कर लिया और मुगल फौज यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, क्योंकि दिवेर ये कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक चौकी थी दिवेर राजसमंद में। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है दिवेर का। इस चौकी को ध्वस्त किया 1582 में, जिसमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह थे। अमर सिंह ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह प्रथम। इन्होंने इस युद्ध में काफ़ी वीरता दिखाई। इसमें जो चौकी का जो मेन था सुल्तान खान, इस सुल्तान खान को मारा। ये बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था भाई। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने मेवाड़ का मैराथन का, मैराथन का मतलब क्या है? लंबी दौड़, जो लंबी दौड़ होती है उसे मैराथन कहते हैं। तो ये युद्ध काफ़ी लंबा चला था और उसके बाद में सुल्तान खान मारा गया इस युद्ध में। और सैन्य जो मुगल फौज सैनिक थे वो काफ़ी भयभीत हो गए, डर गए और यहाँ से भाग जाते हैं। तो इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ये सवाल भी पूछा जाता है, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में। कौन मारा गया? सुल्तान खान बेचारा मारा गया। ये मुगलों का ही था। चलो स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, रोकर आप लिख सकते हो, टाइम यदि मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ आपको तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाद में अंत में आता है कि जगन्नाथ कछुआ। ये जगन्नाथ कछुआ आता है इधर महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए। कब आता है? दिसंबर 1584 में आता है। 5 दिसंबर 1584 को ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था मेवाड़ पर। यह सवाल पूछा जा चुका है परीक्षा में। सबसे अंत में आया था भाई जगन्नाथ। इसमें इसकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, वापस चला जाता है, पराजित हो जाता है। उसके बाद में एक युद्ध और हुआ था, चावंड का युद्ध। चावंड का युद्ध हुआ था 1585 में उदयपुर में, और इसमें लूणा चावंडिया को महाराणा प्रताप ने हराया इस युद्ध में। किसको हराया? लूणा चावंडिया को।
तो ये भी एक युद्ध और हुआ था। उसके बाद में देखो महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए थे, लगातार मुगल फौज वहाँ पर उनको ढूंढ रही थी, छापामार युद्ध होता रहा, महाराणा प्रताप के सैनिक छापामार युद्ध करते रहे और इन मुगलों को भगाते रहे, मारते रहे। तो इस प्रकार से काफ़ी टाइम तक संघर्ष चलता रहा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में आजीवन उनका ये संघर्ष है वो चला। हाँ, ये भी कर सकते थे महाराणा प्रताप, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते जैसे बाकी लोगों ने, बाकी राजपूताना के जितने भी शासक थे उन्होंने की। आराम से मेल में रहते, मौज करते, जितना कर है टैक्स देना पड़ता वो दे देते, उनका क्या, मरे तो प्रजा मरो, उनका क्या लगने वाला था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। चलो, अब महाराणा प्रताप के युद्ध हमने देख लिए, सैन्य अभियान देख लिए। अब हम देखते हैं निर्माण कार्य कि गुरुजी महाराणा प्रताप ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाया। तो बिल्कुल निर्माण कार्य भी करवाया, एक हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया, हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण भी करवाया, चामुंडा माता और हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप के शासनकाल में कुछ ग्रंथ लिखे गए जो कि काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका एक प्रसिद्ध, जिसका नाम सुनते हैं हम, चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है विश्व वल्लभ। ये विश्व वल्लभ 14 भाग में विभाजित है, 14 अलग अलग इसके भाग है विश्व वल्लभ। इसके अलावा चक्रपाणी मिश्र का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुहूर्तमाला। मुहूर्तमाला है, जो मुहूर्त वगैरह हम देखते हैं। एक है राज्य अभिषेक पद्धति, राज्य अभिषेक कैसे होता है, राज्य अभिषेक पद्धति का है। इसके अलावा एक हेमरतन सूरी का नाम आपने सुना होगा, हेमरतन सूरी ने भी ग्रंथ लिखा था, गोरा बादल, पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल, अमर कुमार चौपाई। तो ये ग्रंथ लिखे थे हेमरतन सूरी ने महाराणा प्रताप के शासनकाल में। इसके अलावा दुर्सा आड़ा ने प्रताप पर विरुद्ध छत्री व माला साडू ने झूलना ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, झूलना ग्रंथ लिखा। बांडोली में, बांडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। और आप सभी को पता है कि 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कैसे हुई गुरुजी? तो इसके कुछ तो लोग बोलते हैं कि बाद में बीमार हो गए थे और बीमार होने की वजह से मृत्यु हो जाती है, और बहुत सारे इनका भी कुछ उतना प्रमाण मिलता नहीं है। कई जगह मिलता है कि जो धनुष बाण होता है उसकी जो डोरी वगैरह लगा रहे थे, अपने पुत्र अमर सिंह को कुछ सिखा रहे थे धनुर्विद्या, उस समय उस डोरी वगैरह की छाती में लग गई थी, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 19 जनवरी 1597 में बब्बर शेर की 57 वर्ष की उम्र में, उम्र कितनी थी, 57 वर्ष, 1540 से 1597 में 57 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में अमर सिंह प्रथम, इनका जो पुत्र थे, वो शासक बनते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, आजीवन इन्होंने संघर्ष है वो जारी रखा। उसके बाद राजा बनेंगे इनके पुत्र अमर सिंह, उनके बारे में अमर सिंह बाद में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बब्बर शेर के बारे में आपको बताई। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों के पास में शेयर करें व्हाट्सएप स्टेटस पर। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर रखें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।